हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शालिनी को हमेशा से ही रंगों में सबसे ज्यादा काला रंग पसंद था, जिसकी वजह से वो जब भी अपने लिए कोई भी सामान लाती, चाहे वो कपड़े हो, कानों के झुमके हो या कुछ भी हो, उसका मनपसंद रंग काला उसमें जरूर शामिल होता। उसकी ये पसंद उसकी माँ मीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो हमेशा अपनी माँ से सुनती ही रहती थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन शालिनी अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसकी माँ मीता उसके कमरे में आकर कहती है, शालिनी उठ जा, भगवान जाने इसको कितनी नींद आती है। क्या है माँ, रात को भी सोने नहीं देती हो। जाओ ना, मुझे सोना है, बाद में आना। महारानी जी, अपने सपनों से बाहर आकर देखो, दिन है रात नहीं। क्या बोल रही हो माँ, आज मैं दिन में कैसे सो गई? तेरे पास सोने को छोड़कर और कोई काम है? माँ, सोना भी तो एक काम करना ही है ना। चुप कर तू। और ये क्या तूने फिर से काले कपड़े डाले हैं? तुझे कितनी बार कहा है कि काले कपड़े मत डाला कर, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? क्या माँ, फिर से शुरू हो गई? आप जानती है ना, ब्लैक इज माई फेवरेट कलर। आग लगे तेरी पसंद को। जब तुझे लाख बार मना किया है कि काले रंग के कपड़े मत पहना कर, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। देख शालिनी, तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, या तो तू अपने काले कपड़े पहनने का भूत उतार दे, या तो मैं तेरे सारे कपड़ों को आग लगा दूंगी। क्या है माँ, क्यों भड़क रही हो आप? मुझे ये काले रंग का लेक्चर देने के लिए जगा रही थी क्या? नहीं, तुझे ये बताने के लिए आई थी कि तेरे ससुराल वाले तेरी शादी की डेट फिक्स करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए तू जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। और हाँ, खबरदार अगर काले कपड़े पहनकर आई तो। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, थोड़ा दूर की डेट फिक्स करना। मेरा बस चले तो मैं कल ही फिक्स कर दूं, ताकि ये काला साया मेरे घर से जाए। हाय माँ, मुझे काला साया बोल रही हो? पूरे दिन काले कपड़ों में घूमती है तो साया नहीं तो और क्या बोलूं। बकवास मत कर, जल्दी से नीचे आ तैयार होकर। शालिनी के कमरे से चली जाती है और मेहमानों के आने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद शालिनी की होने वाली सास नैनतारा और होने वाला पति नवीन उसके घर आते हैं, जिसके बाद दोनों परिवार वाले मिलकर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं और शादी की तैयारी में लग जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और तय की हुई डेट पर दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है, जिसके बाद शालिनी अपने ससुराल आ जाती है। और अगले दिन सुबह शालिनी अपने कमरे से काली साड़ी में तैयार होकर अपनी सास नैनतारा के पैर छूने के लिए बाहर आती है। अचानक एक काली साड़ी में औरत को देखकर उसकी सास जोर से चिल्लाते हुए कहती है, कौन है तू? माँ जी, मैं आपकी बहू शालिनी। क्या हुआ, मुझे देख के चिल्ला क्यों रही है, जैसे कोई भूत देख लिया हो? ये क्या है बहू, शादी के पहले ही दिन इस तरह काली साड़ी पहनकर कौन आता है अपनी सास के पैर छूने? काली साड़ी में क्या बुराई है माँ जी? देखो ना, कितनी प्यारी लग रही है। सिर्फ खुद को ही अच्छी लग रही है, मेरी नजर से देख, भूतनी लग रही है, ऊपर से नीचे तक काली साड़ी में। क्या माँ जी, आपको भी मेरी माँ की तरह काले से नफरत है लगता है। नैनतारा शालिनी को उसकी काली साड़ी पहनकर आने के लिए सुना ही रही थी कि तभी उसका पति नवीन अपने कमरे से नीचे आता है और अपनी माँ से कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अरे बेटा, थोड़ा अपनी बीवी को देख, क्या हाल बनाकर आई है। ओह नाइस यार, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर लग रही हो। ब्लैक कलर काफी शूट कर रहा है तुम पर। वैसे ही इतनी सुंदर हो, गोरी हो, ऊपर से ब्लैक कलर, मतलब पूछो ही मत, शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। थैंक यू नवीन जी, आपको कभी बताने का मौका नहीं मिला। आपको पता है, ब्लैक मुझे बहुत पसंद है। रियली, मुझे भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है और आज तुम्हें ब्लैक साड़ी में देखकर तो और भी ज्यादा पसंद हो गया। सच में इतनी अच्छी लग रही हूँ मैं आपको। आपको मेरी ब्लैक साड़ी पहनने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल सच, तुम बहुत अच्छी लग रही हो और मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी तुम्हारी ब्लैक साड़ी पहनने से? चुप करो दोनों, शर्म लिहाज सब धोकर पी गई हो दोनों की दोनों। और तू माँ के सामने खड़ा है और अपनी बीवी की तारीफ करते नहीं थक रहा। तुझे देखने के लिए कहा था, तारीफ करने के लिए नहीं। हाँ तो क्या हुआ माँ, किसी दूसरे की बीवी की तारीफ थोड़ी ना कर रहा हूँ, अपनी बीवी की कर रहा हूँ। शादी करके लाया हूँ, भगा कर नहीं लाया। देख बहू, मुझे तेरा ये काले रंग की साड़ी पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए जाकर अभी बदल और दूसरी साड़ी पहन कर आ। और आगे से कोई भी काले रंग का कपड़ा कुछ भी मत डालियो, शादी के बाद ये सब शुभ नहीं होता। माँ जी, काले रंग में बुराई क्या है, अच्छा तो लग रहा है।
तुझे लग रहा है ना, मुझे नहीं। शादी से पहले माँ को पसंद नहीं था काला रंग, शादी के बाद सासू माँ को पसंद नहीं है काला रंग। न वहाँ पहन सकती थी न यहाँ पहन सकती हूँ। मायके में भी सुनती थी, अब ससुराल में भी सुनती रहूं। शालिनी अपनी सास की बात सुनकर बहुत दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और साड़ी बदलकर अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और शालिनी को अपनी पसंद के चलते हमेशा अपनी सास से सुनना ही पड़ता था। थोड़ा समय और बीतता है, तभी एक रोज शालिनी की सास हॉल में बैठी सब्जियां काट रही थी। तभी उसकी पड़ोसन लीला उसके घर आकर कहती है, कैसी हो नैनतारा बहन, आजकल तो मोहल्ले में दिखाई ही नहीं देती हो, इसलिए सोचा मैं ही मिलने आ जाऊं तुमसे। ऐसी बात नहीं है लीला, जानती ही है घर में नई बहू आई है, ऐसे में उसे अकेला छोड़कर मोहल्ले में बैठना ठीक नहीं लगता। अभी उसके लिए ये घर नया है ना। सही कह रही है तू, वैसे एक साथ बहू के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देना भी ठीक नहीं लगता, बेचारी वो भी परेशान हो जाएगी। और लीला, तेरी बहू ठीक है? हाँ बहन, मेरी बहू बिल्कुल ठीक है, वो माँ बनने वाली है ना, यही खुशखबरी तो देने आई थी, सोचा इसी बहाने बात भी हो जाएगी। सही किया तूने, वैसे भी बहुत दिन हो गए थे मिले हुए। लीला और नैनतारा आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी शालिनी अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। तभी लीला की नजर शालिनी पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, नैनतारा, ये तेरी बहू ने कैसी काली साड़ी पहनी हुई है, तू इसे कुछ बोलती नहीं क्या? देखियो तो कैसी चुड़ैल सी लग रही है। आंटी जी, ये क्या बात हुई? आप मुझे चुड़ैल क्यों बोल रही हैं? काली साड़ी पहनने वाली लड़की चुड़ैल होती है क्या? तेरी बहू की जुबान कितनी चलती है नैनतारा, बहुओं को काला रंग पहनना शोभा नहीं देता, और ये तो सुहागन होकर काली साड़ी पहनकर घूम रही है। ये क्या बात हुई आंटी जी? कैसी सोच है आपकी? आज के टाइम में भी आप ऐसा सोचती हैं? मैंने काली साड़ी के साथ सिंदूर मंगलसूत्र पहन लिया, ये दिखाई नहीं दे रहा, बस काली साड़ी दिखाई दे रही है। बहू, तुझे अपने से बड़ों से जुबान लड़ाते शर्म नहीं आती? हमारे यहाँ काले कपड़ों को पहनना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए हम सबको तेरी काली साड़ी से परेशानी है। ठीक है माँ जी, मैंने भी तो आपकी बात मान ली ना, लेकिन मैं कौन सा रोज रोज काली साड़ी पहनती हूँ। बहू, ज्यादातर तू काली साड़ी ही पहनती है। आज तूने पड़ोसियों के सामने भी मेरी इज्जत नहीं रखी। कितनी बार बोला है काली साड़ी मत पहना कर, लेकिन तुझे मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। सभी लोग मिलकर शालिनी को उसकी काली साड़ी को लेकर सुना ही रहे थे कि तभी उसका पति नवीन ऑफिस से घर आकर कहता है, माँ अब ये क्या हो रहा है? आप लोग फिर शालिनी को उसकी काली साड़ी को लेकर सुनाना चालू हो गए। हाँ तो क्या करे बेटा, जब से आई है तब से ना जाने कितनी बार मैंने कहा है कि ये काली साड़ी ना पहने, फिर भी ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। माँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसकी लाइफ है, उसकी पसंद है, अगर वो काली साड़ी पहनकर खुश है तो पहनने दीजिए ना। मुझे उसकी काली साड़ी से कोई परेशानी नहीं है। आपने कभी मुझे तो नहीं रोका काली शर्ट पहनने के लिए। सारे रूल्स लड़कियों के लिए ही क्यों हैं? उसकी भी तो अपनी पसंद है ना। एक बार अपनी सोच बदल कर देखिए, उसकी तारीफ करके देखिए, वो आपको और सुंदर लगने लगेगी। उसकी फैमिली होकर हम उसे सुनाएंगे तो बाहर वालों को तो मौका ही मिल जाएगा ना। अपने बेटे की बात सुनकर नैनतारा को समझ में आता है कि शायद वही गलत और ज्यादा सोच रही है, जिसके बाद वो फिर कभी अपनी बहू को काली साड़ी पहनने से नहीं रोकती और खुशी से अपनी बहू के साथ रहने लगती है। शालू के ससुराल वाले शालू को अपनी बहू नहीं अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उसकी ननद रीता की शादी जो तय हो गई थी। सभी लोग हमेशा शादी की तैयारियों की ही बातें करने लगे थे, क्योंकि एक तरफ जहाँ सब शादी की बात सुन के खुश थे, तो दूसरी तरफ जलजलाती गर्मी से सभी परेशान थे कि ऐसी गर्मी में वो शादी कैसे करेंगे, कैसे सब कुछ बिना किसी परेशानी और खुशी के साथ होगा। सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी शालू वहाँ सबके लिए चाय लेकर आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? बहू, तू तो जानती है रीता की शादी इतनी गर्मी के मौसम में तय हुई है। यहाँ चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, फिर भी शादी में कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। किसी न किसी को बोलने का मौका मिल ही जाता है। जी माँ जी, मैं जानती हूँ, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते थे? अब वो लोग वेट नहीं करना चाहते थे, वरना हम तो अभी करना ही नहीं चाहते थे। वैसे भी कुछ महीनों बाद कर लेते। मेरा भी यही दिल था कि कुछ महीनों बाद होती तो इतनी परेशानी नहीं होती,
वरना इतनी गर्मी में कहाँ लोगों को बिठाएंगे, क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं और शालू सब देख लेंगे। अगर आप इतना सोचोगे तो शादी से पहले आप ही बीमार हो जाओगे, फिर मैं आपको देखूंगा या शादी की तैयारियां करूंगा। क्या आप भी ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे यार मैं तो बस तुम लोगों का मूड ठीक कर रहा था, थोड़ा सा मजाक करके। बेटा मुझे अभी याद आया कि तेरी बुआ का फोन आया था, कल वो आ रही है हमारे घर, तो जाकर उसे स्टेशन से ले आइयो। माँ अभी शादी में 2 महीने हैं, तो वो अभी से क्यों आ रही है? अगर वो आ गई तब तो हो गई शादी तेरी रीता। माँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है, अगर बुआ जी आ गई तो वो मेरी शादी शांति से कभी होने ही नहीं देंगी। उनका नाम न जाने शांति किसने रख दिया। उनको हर चीज में गलत करने की आदत है और कमी भी तो ऐसे निकालती है। भगवान ना करे शादी का घर है, कहीं कुछ कमी रह जाए या उनका अच्छे से ख्याल ना रख पाए, बाय गॉड वो तो पूरा घर सिर पर उठा लेंगी। अब बस भी करिए, आप दोनों भाई बहन मिलकर सिर्फ बातें कर रहे हैं। अरे काम कब होगा अगर ऐसे ही बातें करते रहेंगे? जाइए ऑफिस, शाम को बात करेंगे इस बारे में। शालू के कहने पर पंकज ऑफिस के लिए निकल जाता है और कुछ समय बाद घर का काम खत्म करके शालू भी अपनी सास और ननद के साथ शादी की शॉपिंग के लिए निकल जाती है। सभी लोग मिलकर बहुत सारी शादी की शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी रीता के होने वाले पति का कॉल आता है, जिस पर रीता कहती है, हेलो, क्या है बोलो। ये शहद जैसी मीठी लड़की के मुंह से इतनी कड़वी आवाज क्यों निकल रही है? यार देखो दिमाग तो खराब करो मत, इस गर्मी में वैसे ही मेरा दिमाग बहुत गर्म है। तुम्हें शादी करने के लिए गर्मी का ही मौसम मिला था क्या? कुछ महीने और रुक जाते तो क्या हो जाता? यार अब इसमें मैं क्या करूँ? तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम जानते हो ना मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं, और अब मुझे इतनी गर्मी में शॉपिंग के लिए इतनी धूप में बाहर जाना पड़ रहा है। यार तुम अभी फोन रखो। रीता गर्मी से परेशान होकर गुस्से में कॉल कट कर देती है। कुछ समय बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह पंकज बुआ शांति को लेकर घर आता है, जिन्हें देखते ही रीता का पारा हाई हो जाता है और फिर सब के सामने वो कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का समय नजदीक आ जाता है। साथ ही गर्मी का पारा भी 7वें आसमान पर होता है। सभी गर्मी से बेहाल होकर शादी की तैयारियों में लगे थे। ये सब देखकर बुआ कहती है, हाय हाय बहू, अब क्या गर्मी में सबकी जान लेकर ही पानी पिलाएगी? अपनी ननद और घर वालों को छोड़कर बाहर वालों पर भी ध्यान दे दे। देख सब लोग कितनी देर से बिना पानी के बैठे हैं, अभी तक यहाँ कुछ खाने को भी नहीं आया। ना जाने तुम लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है। तुम लोगों का कोई भी काम मुझे तो समय पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जानकी ये सब कहने की बातें होती है, वो कहावत सुनी है ना तुमने, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तेरी बहू का भी कुछ यही हाल है, बोलती है सब देख लेगी सब कर लेगी, लेकिन होता उससे कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है दीदी, वो बेचारी भी अकेले क्या क्या करेगी, अभी लाती ही होगी सब कुछ। वो देखो आ भी गई मेरी बहू। जी बुआ जी, सब हो गया। मैंने सबके लिए ठंडी लस्सी का इंतजाम कर दिया है, वो ज्यादा सही रहेगा। और हाँ, मैंने अलग से पंखों का इंतजाम भी कर दिया है, बस अभी आते ही होंगे। शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तेरी महारानी ननद कहाँ है? उसे बड़ी गर्मी लग रही है, उसी की शादी है और वो सब कुछ छोड़कर आराम से पंखे में बैठी रहती है पूरे दिन। कोई बात नहीं, वैसे वो कुछ दिन की मेहमान है, अब उसको क्या परेशान करूं मैं। तुम लोगों ने ही उसे इतना सिर पर चढ़ा रखा है, तभी तो वो कोई काम नहीं करती। ऐसा लगता है सारी गर्मी उसे ही लगती है। बहू मुझे डर लग रहा है, कहीं रीता को सुन लेगी तो ये दोनों आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ आप परेशान मत हो, मेरे होते हुए कुछ गलत नहीं होगा। शालू चारों तरफ से अपनी सारी जिम्मेदारियों को बिना किसी परेशानी के पूरा करने लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बुआ आए दिन गर्मी का बहाना लेकर उसमें शादी में कमी निकालने में लगी रहती। शालू ये सब देखकर भी कुछ नहीं बोल पाती। वो बस कैसे भी करके शांति से बिना तमाशे के शादी को अच्छे से पूरी करवाना चाहती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और शादी का दिन आता है। सभी लोग तैयार होकर शादी के मंडप के पास आते हैं। शालू भी अपनी तरफ से सारी तैयारियां अच्छे से देखकर तैयार होने चली जाती है। एक तरफ सभी लोग गर्मी से पहले ही परेशान थे कि अचानक दूसरी तरफ लाइट चली जाती है, जिसके चलते सभी मेहमान बहुत परेशान हो जाते हैं और घर से निकलकर बाहर घूमते हुए आपस में बुराइयां चालू कर देते हैं। तभी शालू
रीता के कमरे में उसे देखने के लिए जाती है, जहाँ वो कॉल पर राहुल से बातें करती है और रीता कहती है, यार जब से बुआ जी आई थी उन्होंने हर चीज में टोक टोक कर परेशान कर दिया था। उनको मजा चखाने के चक्कर में खुद के हालात और शादी दोनों ही खराब कर दी मैंने। ऐसा क्या कर दिया तुमने अब? यार मैं बुआ जी के कमरे की लाइट कट करने गई थी ताकि उनको थोड़ा मजा चखा सकूं, पर गलती से पूरे घर की लाइट कट हो गई। अब तो उनकी छोड़ो, इस गर्मी में सभी परेशान हो रहे हैं। अपने जाल में मैं खुद ही फंस गई। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। सच बता रही हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी। देखो यार, खुद गलती करके खुद गुस्सा मत करो। अब गलती की है तो बर्दाश्त करो गर्मी। रीता की सारी बातें उसकी भाभी, जो उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में गई थी, सुन लेती है, जिस पर वो कहती है, रीता, मुझे तुमसे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। वैसे ही गर्मी कम है क्या जो तुमने ये सब कर दिया? क्या करूँ भाभी, मैं बुआ जी की रोज रोज की हरकतों से परेशान हो गई थी और अनजाने में सब कुछ गलत कर बैठी। भाभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। ये तुम्हें कांड करने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हें गर्मी बहुत लगती है ना, तो अब इस गर्मी में बिना लाइट के, बिना पंखे के शादी करो, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे। हमें जो दिक्कत होगी वो बाद में देखेंगे। इतना कहकर शालू रीता का हाथ पकड़कर ले जाकर उसे मंडप में बैठा देती है और खुद मेहमानों की देखभाल में लग जाती है। जैसे तैसे शालू अपनी ननद की शादी पूरी करवाती है, जिसके बाद रीता अपने सभी घर वालों को सारी बात बताकर सबसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, जिस पर शालू कहती है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आज के बाद घर में कोई शादी हम गर्मी में नहीं रखेंगे। तुम्हारी गर्मी की शादी हमें हमेशा याद रहेगी। निधि अपने पति रुद्र के साथ अपनी छोटी बहन गीता की शादी में जाने के लिए शॉपिंग पर जाती है। तभी रुद्र बोलता है, सुनो निधि, थोड़ा हिसाब से ही सामान लेना, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है और अभी शॉपिंग के बाद शादी में भी खर्चा होना है। अभी तो मैंने एक रुमाल तक नहीं लिया और तुमने अपना पैसे बचाने का लेक्चर शुरू भी कर दिया। अरे यार, लेक्चर नहीं दे रहा, बस बता रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले लहंगा लेते हैं, फिर बाकी का सामान लेंगे। ठीक है, चलो। इतना कहकर रुद्र और निधि एक बड़ी सी लहंगों की दुकान में जाते हैं, जहाँ के लहंगों के दाम सुनकर रुद्र के होश उड़ जाते हैं और वो निधि से कहता है, निधि देखो, यहाँ के दाम बहुत ज्यादा हैं, तुम कहीं और से लहंगा ले लो ना। देखो, मेरी छोटी बहन की शादी है, कुछ भी ऐसे ही थोड़ी ना पहन लूंगी। एकदम बढ़िया डिजाइनर लहंगा लूंगी मैं। पर वो लहंगा तुम एक बार पहनोगी और फिर रख दोगी, फिर क्यों इतने पैसे लगा रही हो? तुम मुंह बंद रखो अपना। मुझे जो लेना है ना लेने दो, वरना मुझे कुछ नहीं लेना। ठीक है, चलो घर पे, मुझे नहीं जाना किसी शादी में। ठीक है, जो लेना है ले लो, मैं कुछ नहीं कह रहा। रुद्र बेचारा चुपचाप बैठ जाता है। निधि एक महंगा सा लहंगा खरीद लेती है, जिसके बाद वो गहने, सैंडल और साथ ही और भी कई चीजें लेती है। कुल मिलाकर वो 50,000 खर्च कर देती है। सारी शॉपिंग करने के बाद दोनों पति पत्नी घर आते हैं और निधि कहती है, ओ शिट रुद्र, हमने तुम्हारे लिए तो कुछ लिया नहीं। चलो कल हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलते हैं, आखिर तुम्हारी भी तो साली की शादी है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना, मेरे पास जो कपड़े हैं उन्हीं में गुजारा कर लूंगा, मुझे और कपड़े नहीं चाहिए। खुद पर ही इतना खर्च कर लिया इन मैडम ने, मुझ पर करने आई तो 2 महीने की सैलरी और उड़ा देगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। निधि और रुद्र अच्छे से रेडी होकर गीता की शादी में जाते हैं, जहाँ निधि की माँ अमला अपनी बेटी के गले में नया सोने का हार देखकर कहती है, अरे निधि बेटा, इतनी महंगाई में ये सोने का हार? हाँ माँ, गीता की शादी के लिए लिया है। बेटा, माना कि दामाद जी अच्छा कमाते हैं, पर उनकी कमाई को ऐसे मत उड़ा। तेरे पास पहले ही सोना कम है क्या जो तूने और ले लिया? ओहो माँ, गीता की बड़ी बहन हूँ। अपनी छोटी बहन की शादी को लेकर मेरे भी कुछ सपने थे। अब भला उसकी शादी में अपने सपने पूरे ना करूँ क्या? हद हो गई। निधि, बात सपनों को पूरा करने की नहीं है, बात महंगाई की है। जानती है ना, आजकल हर चीज का दाम कितना बढ़ रहा है। अरे तेरी शादी से भी 2 गुना पैसा लग रहा है गीता की शादी में। बेटा, तू एक पत्नी है, अपनी जिम्मेदारी को समझ, ऐसा फिजूल खर्चा मत किया कर। इतना कहकर अमरा वहाँ से चली जाती है, पर निधि के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। महंगाई हो या फिर दाम गिरे हुए हो, निधि को केवल अपने शौक पूरे करने से मतलब था। ऐसे ही एक दिन निधि घर का काम करने के बाद आराम से सोफे पर बैठी फोन चला रही थी,
तभी वो फोन में अच्छे अच्छे हैंड बैग्स देखने लगती है और खुद से कहती है, वाह क्या हैंडबैग्स है, मजा आ गया देखकर। एक काम करती हूँ, 4-5 मंगवा लेती हूँ, बदल बदल कर लेकर जाऊंगी साड़ियों के साथ। इतना कहकर निधि फट से 3-4 महंगे महंगे बैग्स ऑर्डर करती है और सबकी पेमेंट रुद्र के एटीएम कार्ड से कर देती है। वहीं जब शाम को रुद्र घर वापस आता है तो गुस्से में निधि से बोलता है, निधि निधि बोलो क्या हुआ? होना क्या है, तुमने मेरे कार्ड से 20,000 की शॉपिंग की है? हाँ की है तो क्या तो ऐसे कह रही हो जैसे 20 रुपए खर्च किए हैं। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हर दिन के साथ महंगाई बढ़ रही है, पर तुम हो कि समझना ही नहीं चाहती हो। अरे बिना मतलब पैसों में आग क्यों लगाती रहती हो? आग नहीं लगा रही हूँ, तुम जानते हो ना मुझे शॉपिंग करना पसंद है और मुझे जो पसंद आ जाता है मैं वो खरीद लेती हूँ। फिर वो चाहे महंगा हो या सस्ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो निधि, मैंने कभी मना नहीं किया है तुम्हें कुछ भी लेने से, पर तुम भी तो बात को समझो ना। मेरी सारी सेविंग्स को तुम ऐसे बेमतलब की शॉपिंग में उड़ा देती हो। अरे तुम्हें या मुझे किसी को भी नहीं पता कि महंगाई और कितनी बढ़ जाए। ऐसे में हमारे पास खर्च करने के पैसे भी होने चाहिए। फालतू सिखाओ मत मुझे, जरा सी शॉपिंग क्या कर ली उसमें इतना चिल्ला कर बता रहे हो, हद है। अब महंगाई है तो क्या 2 टाइम का खाना 2 दिन तक खाऊं? एक साड़ी को 1 हफ्ते पहनूं? बाहर आना जाना बंद कर दूं क्या? छोड़ो यार, तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है क्योंकि तुम्हें कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। इतना कहकर रुद्र भी वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और निधि के महंगाई में जमकर शॉपिंग करने की आदत बरकरार रहती है। साथ ही इसी बीच रुद्र की जॉब चली जाती है और काफी कोशिश करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से रुद्र की तबीयत खराब होने लगती है। ऐसे ही एक शाम निधि रुद्र के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते हुए कहती है, रुद्र आप चिंता मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और क्यों सोचते हो इतना, पहले ही तबीयत खराब है, ऐसे सोचोगे तो और तबीयत खराब हो जाएगी। निधि, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि घर खर्च कैसे चलेगा। मेरी दवाई भी इतनी महंगी है, ऊपर से महंगाई भी बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कोई काम कर लूंगी बाहर जाकर। बस आप आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। आपको ऐसे देख कर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो मैं घर का थोड़ा सा सामान और आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर निधि अलमारी खोल कर देखती है जिसमें बहुत थोड़े ही पैसे बचे थे। उन पैसों को देखकर निधि मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, ये तो बड़े ही कम पैसे हैं। इतने पैसों में सब कैसे मैनेज हो पाएगा? चलो जितना भी है उससे जो कुछ आएगा वो खरीद लाती हूँ, बाकी का बाद में देखती हूँ। इतना कहकर निधि उन पैसों को लेकर बाजार चली जाती है जहाँ हर चीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। निधि घर का सारा सामान और दवाइयाँ लेकर जब घर वापस आ रही होती है तभी वो सड़क किनारे लगे एक बेंच पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और साथ ही खुद से कहती है, आज जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। एक वक्त था कि मैंने पैसे को पानी की तरह बहाया और एक आज का वक्त है कि मुझे एक एक सिक्का भी सोच के खर्चना पड़ रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? सबने मुझे कितना समझाया लेकिन मैं अपने फिजूल खर्ची और शॉपिंग से बाज नहीं आई। और आज मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने पति के लिए अच्छे से फल सब्जी खरीद सकूं। इस महंगाई के दौर में मेरी शॉपिंग ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ऐसे ही काफी देर अफसोस करने के बाद निधि अपने घर जाती है। वक्त गुजरता है और रुद्र ठीक हो जाता है। साथ ही उसे एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है। नई जॉब की पहली सैलरी लाकर रुद्र निधि के हाथों में देता है और कहता है, लो निधि, इतने दिनों तुमने बहुत मेहनत की है, अब जितनी शॉपिंग करनी है कर लो और अब तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं। नहीं रुद्र, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी क्योंकि मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें हर समय के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर चाहे महंगाई हो या फिर ना हो, खर्चा लिमिट में ही करना चाहिए। निधि की बात सुनकर रुद्र उसे गले से लगा लेता है। साथ ही अब दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।